पाकिस्तान जो है इस वक्त हमारा जो है जिसे कहते हैं स्पेंट फोर्स हो चुकी है। हमारी कोई हैसियत पाकिस्तान में जो है इस वक्त कोई यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी है। हमें वो हमारी ये विंडो क्लोज हो चुकी है सिक्योरिटी वाली। ना अब यहाँ कोई और जंग होनी है, ना अमेरिका चाहता है हम इंडिया के साथ जंग करें। अफ़गानिस्तान के मामले के अंदर हमने काफ़ी हद तक तल्लुकात ख़राब कर ली हैं। अमेरिका कंटेनमेंट ऑफ चाइना के अंदर चाहता है। यही वजह है कि इस वक्त ये मेरे सामने वो ख़त है, जो ख़त इस उन्होंने तकरीबन 31 सेनेटर्स ने लिखा है, जो बाइडन को भी और एंथनी ब्लिंकन को, दोनों को लिखा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बाइडन जो है वो इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं ट्रंप के मुकाबले में, और ट्रंप की फोर्स बहुत ज़्यादा है। इन्होंने खौफनाक हक़ाइक़ लिखे हैं इसके अंदर। 3 चीज़ें उन्होंने क्या है, उन्होंने कहा है कि योर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ राइटली स्टूड बिहाइंड द क्रेडिबल इंटरनेशनल एंड लोकल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स who documented undue restrictions on freedom of expression, association and peaceful assembly, and we join you in condemning electoral violence, restrictions on the exercise of human। वो कहते हैं कि आपने ये जो इस किस्म की ह्यूमन राइट्स की पाबंदियाँ हैं, ये इस तरह की उसके ऊपर आप खड़े होते हैं इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। वो कहते हैं अब पाकिस्तान में हम समझते हैं कि ऐसा हुआ है। 3 मुतालबे किए उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन से। नंबर 1, withhold recognition of a new government in Pakistan until a thorough, transparent and credible investigation of election interference has been conducted। उस वक्त तक शहबाज शरीफ साहब अगर कल जीत जाते हैं, वो कहते हैं इस गवर्नमेंट को आप एक्सेप्ट ना करें जब तक एक पूरी इलेक्शन नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती इलेक्शन के बारे में। उसके बाद अर्ज पाकिस्तानी अथॉरिटीज टू रिलीज anyone who has been detained for engaging in political speech or activity in task State Department officials in Pakistan with gathering information about such cases and advocate for their release। कि स्टेट डिपार्टमेंट खुद उनको इकट्ठा करे और उनको उनके रिलीज का बंदोबस्त करे। और तीसरा कहते हैं मेक क्लियर टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज दैट यूएस लॉ प्रोवाइड फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्ट दैट वायलेट ह्यूमन राइट्स, undermine democracy or further corruption, including the potential for military and other cooperations to be halted। वो कहते हैं कि उसके ऊपर पाबंदी लगी। ये उस 31 सेनेटर्स हैं और 31 सेनेटर बहुत बड़ी तादाद होती है। ये उनके दस्तखत मैं आपके सामने रखें। ये एक तो ये हो गया हुआ। दूसरा, चाइना का कंसर्न भी आ गया हुआ है। पाकिस्तान जो है अब उसकी यूटिलिटी जो है वो बिल्कुल नील हो चुकी हुई है। ना हम उनके लिए फ़लस्तीन में फ़ौज भेज रहे हैं, ना हम उनके लिए इसराइल का को तस्लीम कर रहे हैं, ना हमारा को अफ़गानिस्तान की जंग ऐसी चल रही है, ना वो ईरान के साथ जंग करना चाहते हैं। वो इंडिया उनकी दोस्ती चल गई है। ये हैं हमारे हालात। इन हालात के अंदर अगर हम अपने तौर पर ठीक नहीं चलते, अगर हम आइंदा जितनी जल्दी हम अपना घर ठीक नहीं करते, हमारे ऊपर फिर होगा ये कि उनकी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी और हमने रिस्ट्रिक्शन में रहना सीखा ही नहीं हुआ। हम तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बेहतरीन फिनांस मिनिस्टर वो होगा कि अगर हमारे ऊपर 25 अरब का किस्त है तो वो 26 अरब मांग के लाए, 1 अरब घर में खर्च करे और 25 अरब की किस्त दे दे। ये हमारे यहाँ जो माशी एक्सपर्ट की वो है, और वह उसके अलावा और कोई चीज़ हमारे पास बची नहीं। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला दिया था, और जिसमें उन्होंने आईन पाकिस्तान के बजाय पीटीआई के आइन के मुताबिक फ़ैसला करते हुए बल्ला ले लिया था। और उसके बाद बाकायदा एक पूरी प्लानिंग के तहत पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के उम्मीदवारों को किसी को ऊपर कुछ दिया था, कुछ और निशान दिया था। तो उस दिन रात को जो रिपोर्ट सबमिट हुई थी पाकिस्तान के चारों चीफ सेक्रेटरीज ने और तमाम जितने भी उस वक्त अदारे थे, उन्होंने कहा था कि इस हद तक हमने इस कौम को कंफ्यूज कर दिया है कि पीटीआई अगर 15 सीटें भी पूरे पाकिस्तान में ले जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये उनका बेसिक दावा था कि ये हम तो सारे के सारे रिज़ल्ट उनके ख़िलाफ़ निकले थे 5 बजे। और आपको याद होगा कि 7:30 बजे तक पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल पर कोई और नहीं जीत रहा था सिवाय पीटीआई के।
और फिर उसके बाद जिस तरह उसको रोका गया और फिर जिस तरह आरओ के दफ्तर में ले गए, सरगोदा के अंदर एक आरओ जो था उसको मैसेज आया यहाँ पर, और उसने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि तुम भी वैसे ही करो जैसे कि नवाज शरीफ के हलके में यास्मीन राशिद वाले हलके में किया है। तो वो पारो जो है उस वक्त लोग कहते हैं कि MNA के कैंडिडेट खड़े थे वहाँ पर, तो वो रो पड़ा आंसू से, मैं क्या करूँ। तो वहाँ उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, और वो मेला साहब का हलका है जिसमें मेला साहब जीते थे। तो उसने कहा कि ये तुम हमें दे दो स्क्रीनशॉट और हम तुम्हारे साथ हैं। और आप सोचें कि वहाँ पर धांधली नहीं हो सकी। तो एक और बात है कि ऐसे लोगों को सल्यूट भी करना चाहिए। बड़े लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, चंद हैं लेकिन बहुत बड़े लोग हैं। तो एक बात तो यह है कि उनकी तो तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स से नतीजा निकला है। अब उसके अंदर उन्होंने मैला उतना तो उन्होंने करना था ना। आपने एक ज़ख्मी जो है भेड़िए से आप ये तवक्को करें कि वो नहीं आएगा, तो उन्होंने किया, और वो उन्होंने जैसे किया वो सबको पता है और सबको अंदाज। अभी भी अगर कोई अदालत फेयर लेवल पे आ गई तो उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने कहा था फॉर्म 45 दे दो, उनको उन्होंने कहा जीतना है। तो 100% फॉर्म 45 लोगों को दे दिए गए। यही वजह है कि नईमुर रहमान, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से पाकिस्तान को मज़ीद रोशन करे, कि नईमुर रहमान को जितवा दिया था फॉर्म 47 के तहत। उसने कहा नहीं, मेरे पास जो 45 पड़े हैं, मैं हारा हुआ हूँ, मैं ये सीट नहीं लेता हूँ। और ये बहुत बड़ा किरदार है जो एक सियासतदान ने दिखाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो असल मसला ये है कि इसके ऊपर एक तो ये है कि आपकी ये बात कि उनके तवक्कुआत के मुताबिक खत्म, क्योंकि उनके नज़दीक 2/3 मेजॉरिटी आ गए थे, और उन्होंने जो कोई 2/3 मेजॉरिटी में करना था वो भी आप सोच रहे थे, इस हद तक की सूरत हाल पे वो गए हुए थे। एक तो ये हुआ कि उनके तमाम प्लान इसमें। अब आते हैं कि जमहूरियत से मायूस होके एक बात तो ये याद रखें कि मैं भी ख़ुद भी जमहूरियत का हामी नहीं हूँ, और अल्लामा इकबाल से ज़्यादा कौन जमहूरियत के ख़िलाफ़ था। लेकिन इस वक्त मजबूरी ये है कि और कोई रास्ता नहीं है। ख़ुद अल्लामा इकबाल ने 1924 में इलेक्शन लड़ा था, और वो बाकायदा इलेक्शन जीते थे, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने थे। फिर उन्होंने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया था कि कायद-ए-आज़म एक जमहूरी जद्दोजहद कर रहे थे, और बाकायदा उन्होंने उसका कहा था, और उस फ्रेमवर्क के अंदर अब हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया गया। तीसरा होता है कि एब्रप्ट कोई मूवमेंट खड़ी हो जाए। अब रेवोल्यूशन के बारे में ये थ्योरी है कि ये कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं होता, ये एक अनार्की से जन्म लेता है, और कहते हैं कि लीडरशिप कम्स ऑन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन। 4 साल, 2 साल, 3 साल भी अगर ईरानी कौम इस तरह ना उठती तो खुमैनी साहब फौत हो जाते, उनकी कब्र को भी कोई नहीं जानता था। लोग उठे, एक सूरत हाल बनी, एक अनार्की बनी, वहीं से निकले। फ्रांस का जो इनकलाब है उसके अंदर से नेपोलियन निकला। जो ये सूरत हाल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है इनकलाब से पहले टले, क्योंकि लोगों को ये हक छीनना पड़ेगा, और ये बड़ी फ़िज़ा बनी हुई है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हेल्म अफेयर पे जो लोग बैठे हैं, अगर इसको अकल को समझ लें, वरना सब कुछ गारत हो जाएगा, हर किसी का गारत हो जाएगा। और अवाम के मुकाबले में उनको कंट्रोल करने की आपके पास सलाहियत मौजूद नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं 32 साल की इंतज़ामी तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जब पब्लिक खड़ी होती है तो थाने के 15 सिपाही की कोई हैसियत नहीं होती, वो बटेरों की तरह लोगों के सामने होते हैं पब्लिक। और इस वक्त जिस तरह आपको पता है कि पब्लिक जिस तरह समझती है कि हमारे साथ एक धोखा हुआ है, एक बिल्कुल एक मायूसी, और हमेशा निकलता ही सारा कुछ मायूसी के अंदर से। तो रास्ते तो हैं, लेकिन उस रास्ते के अंदर खून खराबा भी बहुत ज़्यादा है। उस रास्ते के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उस रास्ते के अंदर तवील बन जाता है, खून खराबा लंबा हो जाता है, क्योंकि 10 साल लगे थे, आपको पता है, अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। कभी इसको मारते थे, कभी इसको मारते थे, कभी इसको मारते थे। इसी तरह आपको पता है कि जो ज़ार रूस का था, उसके अंदर कम से कम 2.5 साल के करीब, 1917 बड़ी देर के बाद आया था, 15 से चले हुए थे, ट्राटस्की वगैरह जो थे। इस तरह जो माओ का रेवोल्यूशन था वो भी उसकी भी हालात है। ईरान के अंदर भी 25 साल तक मारें खाई हैं उन लोगों ने, स्वैग के अंदर बेशुमार मारें खाई हैं, इतनी ज़्यादा उनको मारा गया है, सोच नहीं सकते आप के। और फिर जो आखिरी 9 महीने थे,
पूरे 9 महीने कोई दिन ऐसा नहीं होता था जहां उनका कहीं गोली ना चलती हो, कंट्रोल ना किया। खूनी है, लंबा है, लेकिन बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों को, हमारे प्राणों को होश दे।